Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to Medical Ocean. Today our topic is goal of nursing and related concept. Fundamental of nursing, Unit 3, BSN. First, we will discuss objective related to goal of nursing and related concept. Define basic human need. Discuss the basis of nursing practice. Define WHO. WHO means World Health Organization. Explain model and conceptual framework for generic BSN programs. Explore nursing and nursing practice. Define goal of nursing process. Identify historical perspective of the nursing process. सबसे पहले ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव थे। ये ऑब्जेक्टिव हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हवाले से, और ये यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आप लोगों के आ सकते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस मेस्लो हायरार्की। मेस्लो हायरार्की हमारे पास कौन था, कहाँ पे था, तो ये इस यूनिट में मेस्लो हायरार्की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप लोगों ने समझना चाहिए। फर्स्ट इंट्रोडक्शन हिज कंसेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स 1943। हायरार्की ऑफ नीड कब उसने किया था? 1943 में किया था। इब्राहिम मेस्लो sought to explain why people are driven by particular needs at particular time। इब्राहिम मिस्लो को ख्याल आया कि लोग क्यों पार्टिकुलर नीड में पार्टिकुलर चीज़ों की ज़रूरत उसको होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टूडेंट्स हो, अब पार्टिकुलर इस टाइम में आपको किन चीज़ों की नीड है? आपको टीचर की नीड है, आपको यूनिवर्सिटी की नीड है, आपको बुक्स की नीड है, आपको एग्ज़ाम की नीड है, पास होना है, जीपीए लेना है, ये आपकी नीड्स हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, शादी करते हो, शादी के बाद आपके नीड्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। आप बाप बन जाते हो तो आपकी नीड्स रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाते हैं। जब आप बच्चे होते हो तो आपकी नीड और रिक्वायरमेंट डिफरेंट होते हैं। His answer is that human needs are arranged in the hierarchy from the most to the least process। उन्होंने कहा कि उसके लिए उसने एक हायरार्की बनाई है। हायरार्की में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो उसने पहले लिखा है, जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उसने बाद में लिखा है। तो इसलिए हमारे पास पीपल विल ट्राई टू सेटिस्फाई देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड फर्स्ट। अब लोगों को ज़रूरत है कि जो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड है वो उसको पहले रिसीव करेगा, पहले पूरा करने की कोशिश करता है। When a person succeeds in satisfying an important needs, he will then try to satisfy the next important need। अगर एक बंदा एक चीज़ से सेटिस्फाई होता है, उससे उसको सुकून मिलता है, तो वो कोशिश करता है कि नेक्स्ट नीड को वो कंप्लीट कर ले और उसको पूरा करे। कैसे? अब हमारे पास, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक गाड़ी की ज़रूरत है, आप एक गाड़ी लेते हो, सही, अल्टो या साइकिल लेते हो। साइकिल के बाद आपका दूसरा दिल करता है कि मैं मोटरसाइकिल ले लूँ, उसके बाद आपका दिल करता है कि मैं कार ले लूँ, उसके बाद आपके दिल कि मैं बेटर कार ले लूँ। इस तरह मर्सिडीज़ तक आप पहुँच जाते हो। इवन अगर आपका बस में है तो आपके दिल मैं अपने लिए हवाई जहाज़ ले लूँ। तो ये इस तरह इंसान एक ख्वाहिश पूरा होता है तो इंसान ग्रेडी है, क्या है? लालची है। एक ख्वाहिश पूरा होता है तो दूसरे पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड होती है वो पहले हम पूरा करते हैं, जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट नीड है वो हम बाद में पूरा करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास खाने को कुछ नहीं मिलता है, रोटी आपको नहीं मिलती है, और आप चाहते हो कि मैं बाइक ले लूँ, तो ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। पहले आप अपनी रोटी का और खाने का, पीने का, कपड़ों का ज़्यादा सोचोगे एज़ कम्पेयर टू बाइक और इन चीज़ों का। जब आपके पास कपड़े होंगे, गाड़ी होगी, घर होगी, तो उसके बाद आप बाकी चीज़ों का पूछ सकते हो कि हाँ मुझे गाड़ी लेना चाहिए। ये आपके पास एक मेस्लो हायरार्की हमारे पास है, तो इसको आपने याद रखना है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड आपके पास कौन से है? फिजियोलॉजिकल आपके पास है, उसके पास सेफ्टी, सोशल, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये आपके पास क्या है? स्टेप्स है हायरार्की के मेस्लो। ये आप लोगों ने याद रखना है, रट्टा करना है। इसके बाद जो आपके पास स्लाइड आता है, उस स्लाइड को आप लोगों ने सब लिखना है और अपने रूम में लगाना है ताकि ये चीज़ें आप लोगों को याद हो जाए। ये स्लाइड, इसको आप लोगों ने क्या करना है?
लिखना है और फिर अपने रूम में लगाना है ताकि ये चीज़ें आप लोगों को याद हो। फर्स्ट हम उसकी इंट्रोडक्शंस करते हैं। इब्राहिम हर हेरोल्ड मेस्लो कब पैदा हुआ? अप्रैल 1 1908 में, और डेथ उसकी कब हुई? जून 8 1970 में उसकी डेथ हुई थी। ये कौन था? साइकोलॉजिस्ट था। कौन था? साइकोलॉजिस्ट हु स्टडी पॉजिटिव ह्यूमन क्वालिटीज एंड द लाइव्स ऑफ exemplary pupils. In 1954, Maslow created the hierarchy of humans' needs and expressed his theories in the book Motivations and Personalities. इन्होंने क्या किया था? पॉजिटिव एस्पेक्ट जो थे ह्यूमंस की, उन्होंने वो स्टडी की थी। पॉजिटिव एस्पेक्ट मीन्स वो हर इंसान को ज़रूरत होती है और हर इंसान वो करता है अपने डेली लाइफ में, उसको हम पॉजिटिव एस्पेक्ट कहते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट वही होते हैं जिससे आप मरीज कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आप लोगों ने इसके डेट ऑफ बर्थ को याद रखना है। ये कौन था? साइकोलॉजिस्ट था और उन्होंने ये हराई की पेश की थी, इसलिए इसको हम किसने की थी? मिस्लो इब्राहिम ने की थी। सही। अच्छा, नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड आपके पास क्या है? फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड में उन्होंने कहा है कि ब्रीथिंग, सांस लेना, ईटिंग, खाना खाना, फूड्स, वाटर, सेक्स, स्लीप्स, हेमोस्टेसिस एंड एक्सक्रीशंस। अब आपको फिजियोलॉजिकल नीड को अपने बेटर समझना है। किस तरह समझेंगे कि ब्रीथिंग क्या है आपके पास? सांस। आप अपना सांस रोक सकते हो? ठीक है, रोक लो, सांस रोक लो। रोक लिया सांस। हाँ, अब आप सांस नहीं रोक सकते हो क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप जस्ट अपना सांस रोक सकते हो, उसके बाद आपका काबू नहीं होता है क्योंकि ऑटोमेटिकली आप सांस लोगे। अगर आप सांस नहीं लेते हो तो आप क्या हो जाओगे? मर जाओगे। नेक्स्ट आपके पास फूड है, वाटर है। खुराक और पानी से कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। किस चीज़ की? एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी हम खुराक की सूरत में हम लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद पानी की ज़रूरत है, पानी भी हम लेते हैं। थर्ड आपके पास सेक्स है। सही। अगर सेक्स होगा तो बच्चे पैदा होंगे, सेक्स नहीं होगा तो बच्चे पैदा नहीं होते। मीन्स शादी होगी, बच्चे पैदा होंगे तो दुनिया बढ़ेगी। अगर शादी हम स्टॉप करते हैं कि कोई मेल फीमेल एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। बच्चे पैदा नहीं होंगे, जो पुराने लोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जब ख़त्म हो जाए तो दुनिया में कोई बंदा ज़िंदा फिर नहीं रह सकता है। तो इसलिए एक कानून अल्लाह ने बनाया है, उसके थ्रू हम चलते हैं। स्लीपिंग, 3 दिन के लिए आप मत सो जाओ, फिर अपना देखो आप मेंटली स्टेबल नहीं होंगे, रिलैक्स नहीं होंगे, आपके अंदर चिड़चिड़ापन होगा, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो इसलिए सेक्स स्लीपिंग जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सोना, कम से कम आप 6 घंटे नींद अपना पूरा करो। 5 to 6 आवर आप अपना नींद पूरा करो। हेमोस्टेसिस, इंटरनल जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स हैं वो आपके पास स्टेबल है कि स्टेबल नहीं है। अगर आपके बॉडी के अंदर एक हार्मोन्स कम होता है या ज़्यादा होता है तो आपकी पूरी बॉडी का फंक्शन डिसफंक्शन हो जाता है और आप अपना नॉर्मल हेमोस्टेसिस को मेंटेन नहीं रख सकते हो। उसके बाद एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन मीन्स आपने चीज़ों को निकालना है, बाहर निकालना है। एक्सक्रीशन मीन्स एक्सक्रीट करना है, चाहे आप यूरिन के थ्रू करते हो, चाहे आप स्टूल के थ्रू करते हो, चाहे वोमिटिंग के थ्रू हो जाती है, चाहे आपके स्किन से बाहर निकलता है स्वेटिंग के थ्रू, ये सब एक्सक्रीशन में आ जाते हैं। इवन हमारे पास जो हेयर और नेल्स, ये इसमें लाइव है कि डेथ है? जी बताओ। हेयर और नेल्स, नालायकों, ये आपके पास क्या है? ये लाइव है, लेकिन उसका जो रूट्स है वो लाइव है, बाकी ऊपर जो है डेथ है, क्योंकि उसको हम काटते हैं हमें पेन फील नहीं होता है, क्योंकि वेस्ट चीज़ें हैं बाहर की तरफ, हम हमारे बॉडी इसको निकालते हैं केराटिन के हिसाब से। सेफ्टी है आपके पास। नेक्स्ट क्या है? सेफ्टी। सेफ्टी, अब आपके पास ठीक है, ब्रीथिंग आप ले सकते हो, खुराक आपके पास है, पानी है, घर में सब लोग हैं आपके पास, आप आराम से नींद सो सकते हो, होमोस्टेसिस आपका ठीक है, एक्सक्रीशन भी आपका ठीक है। एक्सक्रीशन अगर आपका यूरिन एक दिन के लिए बंद होता है तो फिर आपको पेन का एहसास हो जाता है, क्योंकि यूरिन जो है आपके पास आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी के अंदर। तो अब सेफ्टी में हमारे पास क्या? सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी की हम सिक्योरिटी करते हैं। किस तरह हम सिक्योरिटी करते हैं बॉडी की? अब ये बॉडी की सिक्योरिटी के लिए आपके पास कपड़े चाहिए। क्या चाहिए? कपड़े चाहिए। अगर आपके पास कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है, कोट है, कंबल है, तो आप अपनी इंटरनल होमोस्टेसिस को मेंटेन रख सकते हो। आप लोगों ने सुना था कि मरी में इतने लोग सर्दी की वजह से मर गए। वो कुछ सर्दी भी थी, कुछ वो गैस जमा हुआ था गाड़ी के अंदर, हीटर की कार्बन मोनोऑक्साइड गैस था।
बहुत सारे लोग मर गए थे, लेकिन सर्दी में भी आप ज़्यादा टाइम के लिए फिर ज़िंदा नहीं रह सकते हो। इस तरह हमारे पास स्ट्रोक होता है। क्या होता है? स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक उसके नाम से हम कहते हैं कि हीट स्ट्रोक कब होता है? हीट स्ट्रोक तब होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, गर्मी की वजह से आपको से पसीना निकलता है, उसमें आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, जॉब। जॉब नहीं, ये पैसा कहाँ से आएगा? जॉब सिर्फ ये नहीं है कि जस्ट आप किसी और की जगह जॉब करते हो। आपका अपना बिजनेस है, मैन बिजनेस करते हो, वो भी एक जॉब है। आप खेती बाड़ी करते हो, वो भी एक जॉब है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो मनी कहाँ से आएगी? मनी इज़ एवरीथिंग। पैसा बोलता है। पैसा आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो, पैसा नहीं है तो आप इवन अपने लिए खाना भी नहीं ले सकते हो। सही? अगर पैसा है तो अपने लिए खाना, खुराक, पानी, अपने लिए सिक्योरिटी, अपने लिए घर बनाना, ये सब आप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते हो। अच्छा, मोरलिटी ऑफ द फैमिलीज। सही है? और हेल्थ एंड ऑफ प्रॉपर्टीज़। आपके पास प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, आपका घर होना चाहिए, आपके पास फैमिली होनी चाहिए, और आपका हेल्थ हेल्थ तब आपका ठीक हो जब आपका होमोस्टेसिस ठीक होगा। अगर आपका होमोस्टेसिस ठीक नहीं है, आपका हेल्थ ठीक नहीं रह सकता है। तो इसलिए आपका हेल्थ ठीक होगा तो होमोस्टेसिस ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा। होमोस्टेसिस और हेल्थ दोनों इंटर रिलेटेड, एक ख़राब होते हैं दूसरे पे इफेक्ट हो सकता है आपके पास। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग है। लव बिलोंगिंग का मतलब क्या है? फ्रेंडशिप्स, फैमिलीज, सेक्सुअल इंटीमेसी। उसमें आपके पास फ्रेंडशिप है। अगर आपको मैं एग्जांपल दे दूँ, आपकी क्लास में एक बच्चा है, उसको एक कोने में रोज़ बैठ जाता है, तो उसको एक दिन वहाँ से बैठना पसंद नहीं हो कि मैं अकेले क्यों आता हूँ, क्यों बैठता हूँ। तो उसमें उसके अंदर साइकोलॉजिकल इशू होंगे, स्ट्रेस में होगा और ख़ुद को अकेला महसूस करेगा। तो इसलिए हमेशा आपके पास फ्रेंड्स होनी चाहिए, बेटर फ्रेंड्स जो पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, पढ़ाई वाले दोस्त हों, उसको अपने साथ आप रख सकते हो। उसके बाद क्या है? फैमिली। फैमिली का मतलब क्या है कि आपका फैमिली में क्या है, मीन्स ख़ानदान आपका किस तरह। फैमिली में अगर आपको इग्नोर करे, आप दो भाई हो, एक को आप लोग इग्नोर करें, दूसरे भाई को ज़्यादा फोकस कर ले, ज़्यादा टाइम दे दे, तो आप उसको फिर क्या करोगे? उसको आप इतना टाइम फिर नहीं दे सकते हो। फैमिली को भी चाहिए सेक्सुअल इंटीमेसी, वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में जो होता है। उसके बाद आपके पास इस्टीम है। इस्टीम का मतलब क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास है। सही? सेल्फ इस्टीम, ख़ुद को आप किसी के सामने डिग्रेड मत करना, ख़ुद को अपने रिस्पेक्ट देना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, अचीवमेंट, आप एक चीज़ को अचीव करना चाहो, आप अचीव कर सकते हो। रिस्पेक्ट ऑफ अदर, दूसरों की रिस्पेक्ट आप करते हो। रिस्पेक्ट बाय अदर, दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ इस्टीम। वो हम कहते हैं कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आप दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे तो दूसरे आपको रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो कोई और आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में फिर मोस्ट टॉप प्रायोरिटी पे आप जाते हो बाकी सब चीज़ों को। उसमें क्या है के पास? फर्स्ट मोरलिटीज़। मोरलिटीज़ मीन्स अखलाकियात के अंदर आप काम करते हो। अब जब बच्चे आप होते हो, अगर कोई आपको गुस्सा करता है तो आप उसको सामने जवाब देते हो। इस तरह आप जब बड़े हो जाते हो, कोई आपको गुस्सा करते हैं, आप जवाब नहीं देते हो। ये सब अखलाकियात में आ जाता है। इवन अगर आप रास्ते में किसी जगह पे बैठे हो, टीचर आपका आया, आप उठ जाते हो, तो ये सब आपके अखलाकियात मोरलिटी में आते हैं। आप अपनी कम्युनिटी को देखकर, सब चीज़ों को देखकर उसके अंदर आप क्या करते हो? काम करते हो। उसको हम मोरलिटी में कहते हो। क्रिएटिविटीज़, न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं। न्यू आइडियाज़, न्यू सोल्यूशंस, वो चीज़ें आपके माइंड में आ जाते हैं। स्पॉन्टेनियस निलिटी मीन्स अचानक। प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम को आप क्या कहते हो? सॉल्व करते हो। प्रॉब्लम सॉल्यूशन मीन्स प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो। लेक ऑफ प्रेजुडाइज, दूसरों को आप तनकीद का निशाना नहीं बनाते हो। दूसरों को आप तनकीद का निशाना नहीं बनाते। एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट, जो हकीकत होता है उसको आप क्या करते हो? एक्सेप्ट करते हो। आप जनरली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपके पास क्या है? एक पर्सन मोटिवेट होता है, रीच टू हिज हर फुल पोटेंशियल एज शो इन मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। अ पर्सन बेसिक नीड मस्ट बी मीट बिफोर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैन बी अचीव्ड। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो आपको क्या होगा? अचीव होगा। तो ये मैं आपको बताऊं कि एक बंदा ऊपर तक रीच पहुंच जाता है, उसके न्यू आइडियाज़ आ जाता है, वो प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करते हैं, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम कह सकते हैं। इसको, इस पैरामिड को आपने क्या करना है? याद रखना है। आगे भी मैंने डिस्कस किया है डिटेल से, लेकिन अगर आप इसको देखते हो, एक नज़र आप पहले उसको रिव्यू कर लो, जो आगे हम पढ़ते हैं, एक एक को हम डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन फिर इसको आप बनाओ, अपने रूम में लगाओ और वो बातें आप रिमाइंड करो, तो आपको पूरी ज़िंदगी के लिए याद रहेगा और ये बार बार रिपीट होगा पूरे बेस में।
मिस लोहरा की लेवल में फ़र्स्ट फिजियोलॉजिकल है। मैंने आपको जिस तरह बताया, नीड सच एज ईयर, हवा की ज़रूरत होती है, फूड की, वाटर की, शेल्टर की, रेस्ट की, स्लीपिंग एक्टिविटीज़ एंड टेम्परेचर मेंटेनेंस आर द क्रूशल फॉर सर्वाइवल। टेम्परेचर और दोनों जो है वो क्रूशल है सर्वाइवल के लिए। जिस तरह मैंने आपको कहा, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी या बहुत ज़्यादा सर्द में हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी हम नहीं रह सकते। आप लोगों ने सुना होगा कराची में हीट स्ट्रोक हुआ, लोग मर गए। ये क्यों? ये हीट की वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से। नेक्स्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आप लोगों को पता है कि हमने बताया कि बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये नहीं है कि जस्ट आपने अपनी बॉडी को सेफ्टी दिया, कोट पहना, अपने गर्म कपड़े पहने, आपको मेंटली भी थोड़ा सा सिक्योरिटी और सेफ्टी चाहिए। मेंटली मीन्स साइकोलॉजिकली आपको भी स्ट्रांग होना चाहिए। अ पर्सन नीड टू फील सेफ। एक मरीज़ है, उसको सेफ है। अब मैं आपको कहूँ कि मैं आपको मार दूंगा, आप घर से फिर नहीं निकल सकते हो। मैं आपको गोली मार दूंगा या बाहर किसी जगह पे धमाका हो जाएगा, इस तरह की अगर अफवाह फैल जाए, या बाहर आपको कोई डिजीज़ लग जाएगा, तो आप मेंटली सेफ हो? नहीं सेफ हो, आप नहीं जा सकते हो। आपका माइंड में हमेशा स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। फील सेफ बोथ इन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड इन रिलेशनशिप। फिजिकल एनवायरनमेंट में भी और रिलेशनशिप में भी हमारे पास ये क्या है, दोनों सेफ होनी चाहिए। रिलेशनशिप मीन्स दोस्तों के साथ, बीवी के साथ, बाकी लोगों के साथ आपको सेफ होना चाहिए। ये देख लो, एक दूसरी लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो उसमें इंसान फिर सेफ नहीं रह सकता है, फिजिकली भी और मेंटली। फिजिकली भी किसी ने आपको मार दिया, और साइकोलॉजिकली भी माइंड के हिसाब से आप कोई बात आपको अच्छा नहीं लगता है, आपके दिल पे अच्छा नहीं लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। The third level of needs includes giving and receiving affections, attentions, and place in a groups and maintains the feel of belonging. उसमें क्या होता है, थर्ड लेवल आपके पास है। ये भी आपसे पूछे थे कि फर्स्ट लेवल क्या है, फिजियोलॉजिकल, सेकंड आपके पास सिक्योरिटी, थर्ड आपके पास लव एंड बिलोंगिंग है। इसमें आपके पास वो अटेंशन होना चाहिए, ग्रुप्स। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल दिया कि अगर आप क्लास में बैठे हो, एंड कोने में, कोई आपको अटेंशन नहीं देते हैं, टीचर भी आपको इग्नोर करते हैं, स्टूडेंट्स भी आपको इग्नोर करते हैं, घर वाले भी आपको इग्नोर करते हैं, तो आप क्या होंगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आपको हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा आप अटेंशन लेने के लिए आपने क्या करना है, खुद को अपने प्रूव करना है। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, स्टडी, मेहनत करना है, हर चीज़ में हिस्सा लेना है, तो तब आपकी अटेंशन और लोग फील करेंगे कि आप अकेले नहीं हो। सेल्फ स्टीम्स नीड कॉन्फिडेंस इन ओन, खुद पे एतमाद करना, सेल्फ को रिस्पेक्ट देने को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इस्टीम कहते हैं। द इंडिविजुअल नीड्स बोथ इस्टीम्स, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट and esteem for others. Recognize respect and appreciations. It means how much you appreciate and like yourself. इसका मतलब कि आप खुद को कितना पसंद करते हो। सेल्फ इस्टीम, खुद पे आप अपने आप पे आपने कितना कॉन्फिडेंस है, ख़ुद को आप कितना रिस्पेक्ट देते हो, ख़ुद को आप किस लेवल पे देखते हो, उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इस्टीम कहते हैं। मीन्स दूसरों के सामने ख़ुद को बेइज्जत और ये चीज़ें आप नहीं जानते हो, इंडिपेंडेंट रह सकते हो कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट रह सकता हूँ, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। ख़ुद अपने अंदर आप में कॉन्फिडेंस हो, ख़ुद को आप रिस्पेक्ट देते हो, दूसरों को देते हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, विन द नीड ऑफ सेल्फ इस्टीम इज सेटिस्फाई। जब आपके सब नीड आप सेटिस्फाई हो, आप खुद एक मसले को सॉल्व करते हो, आप सेटिस्फाई हो, आप हर के पास मसले की सलूशन हो, आप सेटिस्फाई हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम उसको कह सकते हैं। डेवलप वन मैक्सिमम पोटेंशियल एंड रियलाइज वन एबिलिटीज एंड क्वालिटी। उसमें क्या होता है, रियलाइज होता है एक एबिलिटी और एक क्वालिटीज़ को। द रियलाइजेशन आर फुलफिलमेंट ऑफ वंस टैलेंट्स एंड पोटेंशियल। रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल में क्या होता है, वन टैलेंट एंड पोटेंशियल इसमें हो जाती है। मिस लोहारा की इज़ द मोस्ट ऑफन डिस्प्लेड एज अ पायरामिड। मिस लोहारा की आपके पास क्या है, मोस्ट ऑफन डिस्प्लेड क्या है, एज अ पायरामिड, पायरामिड के हिसाब से। द लोवेस्ट लेवल ऑफ द पायरामिड आर मेड अप ऑफ द मोस्ट basic needs, while the most complex needs are at the top of the pyramids. Bottom of the pyramids are basic physical requirements, इंक्लूडिंग द नीड ऑफ फूड्स, वाटर एंड स्लीप्स। जो आपके पास बॉटम ऑफ द पायरामिड है, उसमें क्या है कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक फिजिकल रिक्वायरमेंट है आपके पास। जो टॉप लेवल ऑफ पायरामिड है वो आपके पास क्या है, मोस्ट बेसिक है, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाता है कॉम्प्लेक्स कौन से हैं और बेसिक कौन से, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है
कि जो आपके पास बेसिक फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो आपके पास फूड है, वाटर है एंड स्लीप है। जो आपके पास लोवेस्ट लेवल पिरामिड में है टॉप पे, सही है, बेसिक नीड्स है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है और टॉप पिरामिड में होते हैं, सही। जो हाईएस्ट अगर आपके पास है तो आपके पास फिजियोलॉजिकल है, लोवेस्ट आपके पास है तो आपके पास क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपके पास है। तो आपने इसको उल्टा है यहाँ पे, इसको समझना है आप लोगों ने। जो टॉप पे उधर है वो यहाँ पे लोवेस्ट है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास कौन की फिजियोलॉजिकल आपके पास है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपके पास लोवेस्ट है। अच्छा, गोल ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट अब क्या है। अब गोल क्या है, नर्सिंग के रिलेटेड गोल क्या है। मैन इज़ अ वांटिंग्स एनिमल्स एंड रेयरली रीच अ स्टेट ऑफ complete satisfaction expect for a short times as one desire is satisfied another pops up to take its place. When this is satisfied still another comes into the foreground, etc. It is a characteristic of the human beings throughout his whole life that he is practically always desiring something. इसमें क्या लिखा है कि मैंने आपके पास क्या वांटेड एनिमल्स है, मीन्स इंसान चाहता है कि मैं कोई चीज़ ले लूँ, कोई चीज़ को पसंद करूँ, एक उससे सेटिस्फाई होता है तो दूसरा लेने की कोशिश करता है। ये पहले हमने एक्सप्लेन किया था। Characteristics of this deeper analysis that is will always lead ultimates to certain goals or need behind which we cannot go. This is to certain needs satisfactions that seems to be ends in themselves and seems not to need any further justification or demonstration. The study of motivations must be in part of studies of the ultimates human goals or desire or needs. ये हमने पहले डिस्कस किया कि इंसान जो है वो एक गोल रखता है, उस गोल को इंसान जब अचीव करता है तो उसके बाद इंसान चाहता है कि मैं दूसरा गोल ले लूँ। ये इंसान के रिलेटेड कंसेप्ट है। बात आप बेसिस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस में आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग कम वक्त में कम रिसोर्स में आप अच्छे डिसीजन लेना, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। मीन्स कम वक्त में कम रिसोर्स में आपने अच्छे डिसीजन लेना और चीज़ों को मैनेज करने को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। हाउ डू वी मेक डिसीजन, हम डिसीजन किस तरह लेंगे। हाउ डू नर्स मेक डिसीजन अबाउट पेशेंट्स केयर, नर्स पेशेंट्स केयर के हिसाब से किस तरह डिसीजन लेंगे, सही। रियली डिसीजन किस तरह होगा, उसके फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल केयर हम कहते हैं। Goal of nursing and related concept, goal, problem solving skills, not always a clear textbook answer, not must learn questions, look at alternative. एक बात याद रखना, अगर आपने किसी मसले का जवाब देना है, नॉट ऑलवेज अ क्लियर टेक्स्ट बुक आंसर, आपने जस्ट बुक में जो चीज़ लिखा है उसका जवाब नहीं देना है। हर कम्युनिटी का, हर कल्चर्स का और हर नस्ल के लोग जो होते हैं उसमें डिजीज़, डोज, इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट आ सकते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, क्लियर टेक्स्ट बुक आंसर पे आपने जस्ट रिलाई नहीं करना है। आपने डिफरेंट रिसर्चेस को सामने देखकर उसके हिसाब से भी आप डिसीजन लोगे, अल्टरनेटिव भी आप देखोगे। समझ आ गई। अब आपके पास गोल्स ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट में रिफ्लेक्शंस, लैंग्वेज, इंट्यूशंस। आपके पास सर पे आपके पास एक एप्पल आ गया तो आपने उसको क्या समझा और उसके बारे में आपने क्या सोचा। अगर हम सोच लें न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम देख लें, उसने किस तरह उसको किया, एवरी एक्शन हैव रिएक्शन, उसने किस तरह उसको डेवलप किया। उस सोच के हिसाब से बहुत ज़्यादा सोच आप करते हो, उस सोच से आप कोई अच्छा चीज़ निकालते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालते हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग हम उसको कह सकते हैं। अब नर्सिंग प्रोसेस पे आ जाए। ये नर्सिंग प्रोसेस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये जो है आपका जान नहीं छोड़े पूरी ज़िंदगी के लिए। आप नर्स भी बन जाओगे फिर भी आप नर्सिंग प्रोसेस के हिसाब से आप क्या करोगे, इसके हिसाब से आप पेशेंट्स को ट्रीट करोगे, इसके हिसाब से आप पेशेंट्स के साथ डीलिंग करोगे। नंबर 1, नर्सिंग प्रोसेस आपके पास स्पेसिफिक टू नर्सिंग प्रोफेशन। ये क्या है, स्पेसिफिक है नर्सिंग प्रोफेशन के हिसाब से। अ फ्रेमवर्क फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, इट्स पर्पज इज़ टू डायग्नोज एंड ट्रीट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं। एक आपके पास क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम। एक्चुअल प्रॉब्लम हम उसको कहते हैं कि अभी आपको बुखार है, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है, या अभी आपके चेस्ट ख़राब है, एक्चुअल प्रॉब्लम है आपको।
पोटेंशियल प्रॉब्लम, उसकी वजह से आपके साथ दूसरा मसला आ सकता है, उसको हम पोटेंशियल प्रॉब्लम कहते हैं। मीन्स अभी वो मसला मौजूद नहीं है, लेकिन इस बीमारी की वजह से आपको वो मसला भी आ सकता है। अब हमें किस तरह पता चलता है कि वो मसला आ सकता है? क्योंकि हमने रिसर्च किया है बहुत ज़्यादा लोगों पे, बहुत ज़्यादा डिजीज़ हमारे पास इस तरह आए हैं, तो इस वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि मे बी वो चीज़ भी आपको हो जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायग्नोज हम एक्चुअली या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स पे हम क्या करते हैं, बनाते हैं। डिफिनीशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या है, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि एक्चुअल क्या है, पोटेंशियल क्या है, नर्सिंग प्रोसेस की डिफिनीशंस क्या है, इसको आपने याद रखना है। इन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स यूज टू आइडेंटिफाई एंड टू मैनेज द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइंट्स। आपने क्या करना है, सीक्वेंस के हिसाब से प्रॉब्लम को अपने सॉल्व करना है। स्टेप यूज टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज द हेल्थ प्रॉब्लम, आपने आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपने मैनेज करना है हेल्थ प्रॉब्लम्स को, कि आपके पास कौन सा मसला अब जा रहा है। नर्सिंग प्रोसेस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है आपके पास, नर्सिंग प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पास। नंबर 1, ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क्स टू गाइड प्रैक्टिस। ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क है, गाइड करें हम किस चीज़ को, प्रैक्टिस को, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जो प्रॉब्लम आपके पास है उसको हम सॉल्व करते हो उस मेथड्स को। सिस्टेमिक सीक्वेंस है आपके पास, गोल ओरिएंटेड है, डायनेमिक्स है, यूटिलाइजिंग क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस। अच्छा, अब अगर आप नर्सिंग प्रोसेस में 3 4 5 चीज़ें नहीं करोगे तो आपका नर्सिंग प्रोसेस क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। नंबर 1, ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क क्या है कि उसके 5 स्टेप हैं, असेसमेंट है, प्लानिंग है, डायग्नोज है, इम्प्लीमेंटेशन है, इन इवालुएशन है। ये 5 स्टेप आपने क्या करना है, याद रखने हैं। नंबर 1 असेसमेंट, नंबर 2 डायग्नोज, नंबर 3 प्लानिंग्स, नंबर 4 इम्प्लीमेंटेशंस, नंबर 5 इवालुएशंस। ये 5 स्टेप ऑर्गेनाइजिंग तरीके से हम करेंगे, उसको हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स क्या है, क्लाइंट फोकस, मरीज़ को हम फोकस करेंगे, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसके मसले हम सॉल्व करेंगे, उस क्लाइंट्स को हम क्या करेंगे, उसके मसले को देख के उसको हम सॉल्व करेंगे। सिस्टेमिक सिक्वेंशियल स्टेप्स, जिस तरह मैंने आपको कहा कि सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं, अगर आप एक स्टेप को छोड़ते हो, मतलब आपने असेसमेंट नहीं किया, तो आप डायग्नोज नहीं बना सकते हो। अगर आपने डायग्नोज नहीं है तो आप प्लानिंग को नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपने सीक्वेंस में इस स्टेप को फॉलो करने हैं। गोल ओरिएंटेड, उसमें हम 2 किस्म के गोल रखते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। उस गोल्स को हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप मरीज़ को एक मसला है और आप दूसरे मसले की ट्रीटमेंट करते हो, या दूसरे मसले को आप ज़्यादा फोकस करें, तो आपका गोल अचीव नहीं होगा। इसलिए जो गोल आपने रखा है उस गोल को अपने अचीव करने की कोशिश करना है। डायनेमिक्स, ऑलवेज चेंजेबल, फ्लेक्सिबल। एक ये होता है कि आपने एक चीज़ बताया कि इस तरह होगा, फिर उसमें चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन नर्सिंग प्रोसेस हमेशा क्या है, आपके पास फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मीन्स उसमें हम हमेशा चेंज कर सकते हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, हम उसमें क्या कहते हैं, चेंज कर सकते हैं। यूटिलाइज क्रिटिकल थिंकिंग, आपने क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग को यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग को आपने क्या करना है, यूटिलाइज करना है। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को आपने क्या करना है, फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है। सेकंड, कलेक्ट डेटा, डेटा को आपने कलेक्ट करना है फ्रॉम हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के हिसाब से। प्लानिंग ऑफ एक्शंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इंटरप्रेट रिजल्ट, इवैल्यूएट फाइंडिंग्स। ये हम क्या करते हैं, हम डायग्नोज आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स आपने किया, फिर अपने डेटा कलेक्ट किया, फिर हाइपोथेसिस आप अपने दिल में सोचते कि हाँ इसके लिए कौन सा बेटर सोल्यूशन है। 2 3 सोल्यूशन आप लेते हो कि कौन सा बेटर सोल्यूशन है, फिर उस मरीज़ के एज के हिसाब से, डिजीज़ के हिसाब से आपको जो बेटर लगे, फिर उसको हम फॉलो करते हैं। प्लान ऑफ एक्शन, एक्शन के लिए हम प्लान करते हैं कि कौन सा प्लान करेंगे, क्या करेंगे आप। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो हाइपोथेसिस आपने किया तो उसको आप टेस्ट करते हो। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या है कि एक मरीज़ है, उसको टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर से। अब अगर वो मरीज़ को टेम्परेचर आपने कहा कि ये कोल्ड स्पंजिंग से कम होता है। अब कोल्ड स्पंजिंग में आप देखते हो कि बर्फ़ के पानी से कम होगा या नॉर्मल टेप वाटर से अच्छा कम होगा, किसके फ़ायदे ज़्यादा है, किसके नुकसान ज़्यादा है, या स्पिरिट स्वाब से कम होगा। 3 चीज़ें आपके पास है, तो आप कौन सा फॉलो करते हैं। अब जो कोल्ड स्पंजिंग है वो हम टेप वाटर से कॉमनली हम करते हैं, तो ऑब्वियसली हम वही फॉलो करेंगे। अच्छा, उसके बाद इंटरप्रेट रिजल्ट, रिजल्ट को फिर आप क्या करते हो, इंटरप्रेट करते हो। जो गोल आपने रखा था, कितने टाइम में आप कितना उसका टेम्परेचर कम करोगे, उसको आप इंटरप्रेट करते हो। हाँ आपने अचीव किया कि नहीं किया। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, आपने उसको अचीव किया या नहीं किया। ये आपके पास पूरा एक मेथड है, इसको आप लोग समझो। एडवांटेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, अब एडवांटेज आपके पास क्या है, फ़ायदे क्या हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि चलो आप हॉस्पिटल में नर्सिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लेकिन क्यों करते हो, उसके फ़ायदे क्या हैं। नंबर 1,
प्रोवाइड इंडिविजुअल केयर, हर मरीज़ के लिए आप अलग क्या करोगे, NCP बनाओगे, नर्सिंग केयर प्लान बनाओगे। क्या, हर मरीज़ का अपना नर्सिंग प्लान होगा, चाहे उसका एज सेम हो फिर भी उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि उसका डिजीज़ डिफरेंट हो सकते हैं, उसका एज डिफरेंट हो सकता है, उसका नस्ल डिफरेंट हो सकता है। तो इस वजह से हर मरीज़ का इंडिविजुअल क्या होगा, नर्सिंग केयर प्लान होगा। क्लाइंट इज़ एक्टिव पार्टिसिपेट, क्लाइंट को आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, मरीज़ का आप असेसमेंट करते हो, मरीज़ से आप हिस्ट्री पूछते हो, इसलिए वो क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। प्रोमोट कंटिन्यूटी ऑफ केयर्स, उसमें क्या होता है, केयर बीच में सफ़र नहीं होता है, कंटिन्यूस होता है, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट ने अगर नर्सिंग केयर प्लान बना है तो इवनिंग वाले उसको फॉलो करेंगे, फिर नाइट वाले इवनिंग को फॉलो करेंगे, तो इसलिए इसमें कंटिन्यूस केयर जाता है, बीच में उसमें कोई गलती मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। प्रोवाइड्स मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस एमंग नर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन, इसमें क्या होता है, मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब एक मसला है, उसने कंसल्टेंट के साथ या किसी डॉक्टर के साथ उसने डिस्कस नहीं किया और नर्स के साथ उसने डिस्कस किया, तो नर्स उसकी मसले को आगे प्रेजेंट करता है, तो उसकी वजह से उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, बेटर होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट है, उसको शुगर है, उसने डॉक्टर ने उससे नहीं पूछा या उसने डॉक्टर को गलत बताया, नहीं बताया, जो भी है, और आप उसको डाल के हाँ इसको तो प्रीवियस 10 ईयर से शुगर है और आप यहाँ पे उसको डेक्सट्रोज लगाते हो, तो उससे शुगर और ज़्यादा होगा, तो मरीज़ DKA में जाएगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जाएगा, तो और मसले ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमने क्या करना है, कम्युनिकेशन बीच में हेल्थ केयर प्रोफेशन के साथ अपने बेटर रखना है। डेवलप अ क्लियर एंड एफिशिएंट प्लान फॉर केयर, आपने क्या करना है, क्लियर, अच्छा और जो आपकी रीच में हो उस तरह आपने डेवलप करना है। प्रोवाइड पर्सनल सेटिस्फेक्शन एज यू सी क्लाइंट अचीव गोल, आपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए आपने करना है कि हाँ मरीज़ अब क्या करेगा, जो गोल आपने रखा है वो अचीव करेगा। आप यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर आप मरीज़ को अपने फैमिली मेम्बर मानोगे तो तब आप बेटर केयर दे सकते हो, अगर आप मरीज़ को अपने फैमिली मेम्बर नहीं मानोगे तो आप बेटर केयर नहीं दे सकते हो। प्रोफेशनल ग्रोथ एज यू इवॉल्वेट इफेक्टिवनेस ऑफ योर इंटरवेंशंस, आप क्या करते हो, प्रोफेशनल ग्रोथ आप इवॉल्वेट करते हो कि योर इंटरवेंशंस, अपने इंटरवेंशंस को, सही है कि आपने जो काम किया उसको आप इवॉल्वेट करके आपने ठीक किया या गलत किया। पर्पज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, अब उसके पर्पज़ क्या है, आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ स्टेटस एक्चुअल और प्रोटेशनल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स आर नीड, हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लाइंट्स की हेल्थ स्टेटस को, एक्चुअल हो या प्रोटेशनल प्रॉब्लम्स हो और या उसकी नीड के हिसाब से। इज़ टू इस्टेब्लिश प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स, हम इस्टेब्लिश करते हैं प्लान को ताकि उसके नीड जो है वो पूरे हो जाए। इज़ टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन एक्शंस टेकन टू इम्प्रूव अ मेडिकल डिजीज़ टू मीट दोज नीड, हम क्या करते हैं, डिलीवर्स करते हैं स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस को ताकि वो इम्प्रूव कर लें जो मेडिकल इश्यूज़ हैं। तो इसको आपने क्या करना है, पर्पस क्यों हम करते हैं, एक आपने नर्सिंग स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन को इम्प्रूव करना है, नंबर 2 आपने क्या करना है कि जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है उसको आप रिजॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। अब ये स्टेप आप नहीं बोलोगे, सही, ये आपके पास 5 स्टेप्स हैं, असेसमेंट, डायग्नोस, प्लानिंग्स, इम्प्लीमेंटेशंस एंड इवॉल्यूशन। जनरल ओवरव्यू हम इसकी करते हैं। असेसिंग में आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, दो किस्म के इन्फॉर्मेशन आपके पास है, एक आपके पास सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है। सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन मींस आप उससे पूछते हो आपको खुद बताता है, ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन वही है जो आप खुद उसको ऑब्जर्व करते हो थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन, थ्रू ऑब्जर्विंग। फिर डायग्नोस, आइडेंटिफाई द क्लाइंट प्रॉब्लम्स, आप अपने 10 मसले मरीज़ के मालूम किए कि 10 मसले हैं मरीज़ को, अब आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसला है उसको हम पहले लेंगे, प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे, उस हिसाब से हम उसको पहले रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद आपके पास प्लानिंग है, हमने एक सेट करना है गोल को, उस गोल के हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, आगे जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने प्लानिंग किया था उसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में जो हमने प्लान किया है उसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। इवॉल्वेट, डिटरमाइन इफ़ द गोल्स मीट्स एंड अचीव योर गोल्स, आपने क्या करना है, डिटरमाइंस करना है कि गोल जो आपने रखा था वो आपके मसले के साथ मीट होता है और आप उसको अचीव करोगे। अब डिटेल से हम पढ़ते हैं। असेसिंग, फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज़्यादा MCQs आएंगे, इसको डिटेल से पढ़ना।
फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस आपके पास है गैदर इन्फॉर्मेशन, कलेक्ट डेटा। आप प्राइमरी सोर्स में क्लाइंट, फैमिली दोनों आ सकते हैं। सेकेंडरी सोर्स में फिजिकल एग्जामिनेशन, नर्सिंग हिस्ट्री, टीम मेंबर्स, लैब रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब यहाँ पे आपको आ सकता है कि पेशेंट्स की फैमिली आपके पास प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स है, कुछ चीज़ों में सेकेंडरी सोर्स है। बच्चा है नहीं बोल सकते हैं तो मदर जो है वो प्राइमरी सोर्स आप ले सकते हो। अनकॉन्शियस है तो उसमें भी आप उसको फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज जस्ट हम मरीज़ कॉन्शियस है, मरीज़ बोल सकते हैं तो मरीज़ को हम कंसर्न करेंगे, उसकी फैमिली को नहीं। रीज़न्स क्या हैं? बहुत से इस तरह केस आते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में मरीज़ की जो फैमिली होती है वो झूठ बोलते हैं, मरीज़ को बोलने नहीं दिया जाता है, तो इसलिए आपने क्या करना है, मरीज़ को हमने एक्टिवली इन्वॉल्व करना है। ये हमने स्टार्ट में पढ़ा। नेक्स्ट सेकेंडरी सोर्स में इंस्टीट्यूट में आपको आ सकता है कि सेकेंडरी सोर्स में फैमिली एग्जाम, द फिजिकल एग्जामिनेशंस, नर्सिंग हिस्ट्री, टीम मेंबर्स, लैब रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या है सेकेंडरी सोर्सेज आपके पास है। अब असेसमेंट में मैंने जिस तरह कहा कि सब्जेक्टिव डेटा है, ऑब्जेक्टिव डेटा है। सब्जेक्टिव डेटा हमारे पास वही है कि जो मरीज़ ने आपको कहा उसको हम इंटाग्रेटेड कामों में बंद करेंगे, तो उसको हम सब्जेक्टिव डेटा हमेशा हमने कामों में बंद करना है। सही कि मरीज़ को जो सिंपल आई हैव सीवियर हेडेक, मरीज़ ने कहा कामों में बंद है, तो इस मीन्स ये क्या है, सब्जेक्टिव डेटा है। अब ऑब्जेक्टिव डेटा आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेबल है। क्या है ऑब्जर्वेबल? साइन आपने के देखा या आपने मेजर किया, ऑब्जर्व किया या आपने मेजर किया, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा हम उसको कह सकते हैं। ये आपके पास नर्सिंग प्रोसेस है, आप लोगों ने देखा। क्रिटिकल थिंकिंग इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं इसको रिपीट करता हूँ। असेसमेंट, कलेक्टिंग डेटा, नर्सिंग इंटरव्यू, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री हम किस चीज़ पढ़ेंगे, FHP। हिस्ट्री हम किस चीज़ पढ़ेंगे, FHP। FHP का मतलब क्या है, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। 11 पैटर्न है, सही। गॉर्डन फंक्शन हेल्थ पैटर्न, गॉर्डन ने इसको बयान किया था, उसको डेवलप किया था। ये एक फॉर्म है हमारे पास, इस फॉर्म के थ्रू हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से। तो ये आपको MCQs में आ सकते हैं कि कितने पैटर्न्स हैं, सही है। 11 हेल्थ फंक्शंस पैटर्न है आपके पास, और ये आपके पास FHP फॉर्म उसको हम कहते हैं। FHP की एब्रीविएशन है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। गॉर्डन्स ने ये डेवलप किया था। हेल्थ असेसमेंट में रिव्यू सिस्टम करते हैं, हम क्या कहते हैं, रिव्यू सिस्टम करते हैं। उसमें इंस्पेक्शन थ्रू आई साइट हम करते हैं, हम इंस्पेक्ट करते हैं, जस्ट आंखों से हम देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन। सेकंड पे आपके पास पल्पेशन है, फिंगर पेट के साथ हम उसको पल्पेट करते हैं। पल्पेशन में फिर 2 टाइप्स है आपके पास, लाइट पल्पेशन है, डीप पल्पेशन है। लाइट पल्पेशन में जस्ट आप हाथ रखते हो, और डीप पल्पेशन आप थोड़ा सा उसको फोर्स देते हो, तो उसको हम डीप पल्पेशन कहते हैं। ये प्रैक्टिकली आप लोग फिर देख लो स्किल्स में, उसमें है ये चीज़ें। परकशन, आप अपने हाथ को रेखते हो, उसके ऊपर टेपिंग करते हो, उसको हम परकशंस कहते हैं। उसके बाद आपके पास अस्कल्टेशन है, मीन्स आवाज़ सुनना। अस्कल्टेशन क्या है, आवाज़ सुनना। चेस्ट में, कार्डिक में, एब्डामिन में जो साउंड्स होते हैं, उस साउंड को हम किस के थ्रू सुनते हैं, स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अस्कल्टेशंस। अब टाइप ऑफ असेसमेंट आपके पास क्या है। नंबर 1 इनिशियल असेसमेंट। इसके नाम से भी पता चलता है कि इनिशियल असेसमेंट आपके पास क्या है। इनिशियल मीन्स एट द टाइम ऑफ स्टार्ट से, इनिशियल मीन्स स्टार्ट से। लेट्स सी, परफॉर्म विद स्पेसिफिक टाइम आफ्टर एडमिशन टू द हेल्थ केयर एजेंसीज, इनिशियल एडमिशन असेसमेंट। इसको हम इनिशियल एडमिशन असेसमेंट भी कह सकते हैं। जैसे आपकी एडमिशन हो जाती है, उस टाइम हम जो असेसमेंट परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल असेसमेंट हम उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, फोकस और अनगोइंग असेसमेंट। फोकस अनगोइंग असेसमेंट, उसके भी नाम से फोकस या अनगोइंग कंटिन्यूस, या फोकस आपने एक मसले को फोकस किया, तो उसके भी नाम से पता चलता है। हावरली असेसमेंट इज द पेशेंट फ्लूइड इनटेक एंड यूरिन आउटपुट रिकॉर्ड्स। हावरली मीन्स हर घंटे के बाद आपने मरीज़ का देखना है कि उसने कितना फ्लूइड ले लिया और कितना यूरिन उसका आया। अब फ्लूइड किस तरह लेता है, इनपुट आउटपुट का मतलब है। इनपुट का मतलब है आपने NG नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के साथ आपने खुराक लिया, ओरल आपने खुराक लिया, या आपको कोई इन्फ्यूजन लगा है, उसके थ्रू आपने पानी ले लिया। और यूरिन आउटपुट, जितने यूरिन आप उसको निकालते हैं, उसको हम यूरिन आउटपुट कह सकते हैं। टाइप ऑफ असेसमेंट में नेक्स्ट हमारे पास इमरजेंसी। इसके नाम से पता चलता है कि इमरजेंसी सीरियस टाइम पे जो असेसमेंट होता है, ड्यूरिंग एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल क्राइसिस ऑफ द क्लाइंट्स, रैपिड असेसमेंट ऑफ पर्सन एयरवे, ब्रीथिंग्स एंड स्टेटस। इसमें हम क्या करते हैं,
मरीज़ की साइकोलॉजिकल क्राइसिस में हो, बहुत ज़्यादा दुख गम उसको पहुंचा हो, लव एंड बिलोंगिंग की डेथ हो गई हो, या कोई और जॉब, रिटायरमेंट, डाइवोर्स वगैरह, उनकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल क्राइसिस में आप जा सकते हो। फिजियोलॉजिकल हो, रैपिड असेसमेंट उसको हम कहते हैं, रैपिड असेसमेंट ABC, CAB, सर्कुलेशन, ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन, डिजिबिलिटी, ये 4 चीज़ें हम देंगे। सर्कुलेशंस, ब्रीथिंग, सर्कुलेशंस, एयरवे, ब्रीथिंग, डिजेबिलिटी, सही, ये 4 चीज़ें हम देखेंगे इसमें। टाइम लाइफ फेज, आप इसका भी वर्ड से टाइम के साथ साथ टाइम लाइफ फेज असेसमेंट क्या है? सेवरल मंथ आफ्टर इनिशियल असेसमेंट, रीअसेसमेंट ऑफ क्लाइंट फंक्शनल हेल्थ पैटर्न इन एंड आउटपुट सेटिंग्स। आपने क्या कहते हैं, एक मरीज़ है, आपने उसको कहा कि 3 मंथ्स बाद आ जाओ, हम आपका शुगर टेस्ट करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम लाइफ फेज असेसमेंट। मीन्स टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद हम उसका असेसमेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम लाइफ फेज असेसमेंट। अच्छा, अब मेथड ऑफ असेसमेंट क्या है? ऑब्जर्विंग। आपने क्या करना है? ऑब्जर्व करना है अपने 5 सेंसेस, देखना, सुनना, स्मेल करना, टच करना, ये 5 सेंसेस है आपके पास। इस 5 सेंस को आपने यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छा नर्स बन जाऊँ, अच्छा डॉक्टर बन जाऊँ, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? अपने 5 सेंस को अपने एक्टिव रखना है, हर टाइम आपको एक्टिव रखना है। हर चीज़ पे आपका नज़र होगा, हर चीज़ को आप ऑब्जर्व करोगे, तो तब आप मरीज़ की बेटर डायग्नोज आप कर सकते हो। अब स्मेल से आप लोग सोचिए, स्मेल से क्या होता है? स्मेल से ये कि पेशेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो डायबिटिक फूड का अपना स्मेल होता है, यूरिन का अपना स्मेल होता है, यूरिन में कीटोन्स हो तो उसका अपना स्मेल होता है। तो इस तरह के स्मेल्स डिफरेंट होते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल के साथ बार बार आप पेशेंट के साथ डील करते तो आपको स्मेल का पता चल जाता है। इंटरव्यू, एक डायरेक्ट इंटरव्यू है, मीन्स फॉर्मल स्ट्रक्चर्स है, आस्किंग क्लोज एंड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये कि जस्ट 1 वर्ड में आपके पास आंसर हो, उसको हम क्लोज एंडेड हैं। एक नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चन, उसमें इनफॉर्मल है, क्लाइंट्स कंट्रोल्स बाय आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन, अब मैं आपको बताऊँ, आपका एज 20 है, 25, तो आप मुझे या 20 का हो या 25, या आपके पास क्या हुआ? डायरेक्ट। मैं तो अच्छा आपका एज कहाँ है, कितना है, तो आप मुझे फिर भी एक क्वेश्चन दोगे। अगर मैं आपको कहूँ कि आप पहले हॉस्पिटल में कभी एडमिट हुए हैं, तो आप यस नो में जवाब दो, यस नो। अच्छा, आप हॉस्पिटल में कब एडमिट हुए थे? तो इस तरह के ओपन एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि आप मुझे डिटेल से बताओ। क्लोज एंडेड का मतलब कि आप मुझे 1 वर्ड में जवाब दे दो, 1 वर्ड में जवाब दे दो, सही। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ओपन एंडेड आप डिटेल से जवाब दे दो, क्लोज एंडेड जस्ट 1 जवाब दो। अच्छा, अब फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है? फॉर्मल टाइम, प्लेस और टॉपिक सेलेक्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल। इनफॉर्मल नो टॉपिक सेलेक्शंस, नो प्लेस, नो टॉपिक। अचानक अगर आपके सामने कोई आया, उसने आपसे पूछा, उसको हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल क्वेश्चंस कहते हैं। फॉर्मल, अब जब मैं क्लास के लिए आ रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, तो ये क्या है आपके पास? फॉर्मल है। अगर आप रास्ते में मुझसे कोई क्वेश्चंस पूछते हो कि मेस्लो हराई की साइकिल क्या है, तो ये क्या होगा? इनफॉर्मल होगा। अब फिजिकल एग्जामिनेशन हमारे पास 2 किस्म के, हेड टू टो एंड सिस्टमिक। आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो सिस्टम है उसके हिसाब से कार्डिक सिस्टम है, रिस्पायरेटरी है, इंटीगुमेंट्री है, सही है, GI है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टेमिक फोकस कहते हैं। हर आई है, आई का अपना वार्ड्स है, ईयर का अपना है, ENT का अपना है, तो ये सिस्टेमिक के हिसाब से उसने यूनिट्स और वार्ड्स भी डिवाइड किए हैं। लेकिन जनरली आपके पास हेड टू टो मीन सर से लेकर पाँव तक, होलिस्टिक केयर उसको हम कहते हैं, पूरा अपने मरीज़ को देखना है। कलेक्ट डेटा, अब डेटा आपने कलेक्ट करना है। प्रीवियसली भी मैंने बताया, पास्ट हिस्ट्री आप लेते हो मरीज से, प्रेजेंट हिस्ट्री लेते हो। पास्ट हिस्ट्री का मतलब है कि प्रीवियसली उसको कोई मसला था या हॉस्पिटल में एडमिट होता, उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट हिस्ट्री। प्रेजेंट हिस्ट्री, अब रिसेंटली उसको क्या मसला है, क्या हुआ है, उसमें आपके पास सब्जेक्टिव डेटा है, ऑब्जेक्टिव डेटा है। सब्जेक्टिव डेटा का मतलब क्या है कि मरीज़ हमें खुद बताता है और उसको हम इंटरोगेटेड काम में बंद करते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा का मतलब क्या है कि मरीज़ हमें नहीं बताता, हम खुद देखते हैं उसको। अब ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ऑर्गेनाइजिंग असेसमेंट फ्रेमवर्क, गॉर्डन्स हेल्थ पैटर्न्स रेफर टू नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री। ये गॉर्डन्स आपको MCQ में आ सकता है कि FHP फॉर्म किसने डेवलप किया था? गॉर्डन ने डेवलप किया था, सही। वैलिडेटिंग डेटा, आप वैलिड, आप कहते हैं हाँ वैलिड रीज़न, वैलिड जवाब दिया। वैलिडेटिंग उसके वर्ड से पता चलता है। वैलिडेटिंग का मतलब है कि डबल चेकिंग। क्या है? डबल चेकिंग। MCQs में आ जाता है कि आपने मरीज़ का डेटा डबल चेक किया, तो उसके आपके पास ये कौन सा डेटा हुआ? वैलिडेटिंग हुआ। क्या हुआ? वैलिडेटिंग हुआ। कंफर्म करते हो कि एक्यूरेट है या एक्यूरेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मरीज़ ने आपको कहा कि मेरे 10 साल पहले शुगर था, और आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन चेक की, उसमें कोई रिजल्ट में या किसी भी इन्वेस्टिगेशन में उसका शुगर लेवल हाई हुई नहीं है, तो इस मीन्स मरीज़ क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है, गलत बता रहा है।
रिकॉर्डिंग डेटा, इंक्लूड ऑल डेटा कलेक्ट, आप सब डेटा को रिकॉर्ड करते हो, कलेक्ट करते हो और इसको तरतीब से रखते हो। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डेटा में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं और इससे वो एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो आपने ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या आपके पास आ जाता है, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल डेटा, यू कैन सी, हेयर एंड फील बाय समवन अदर देन द पर्सन एक्सपीरियंस देम। अगर मरीज़ खुद नहीं बताता है आपको, आप खुद ऑब्जर्व करते हो, उसमें आपके पास क्या आता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ, स्किन में पसीना आया, वोमिट उसने किया, ये आपके पास क्या हुआ, ऑब्जर्विंग डेटा हुआ, ऑब्जेक्टिव डेटा है। अब सब्जेक्टिव डेटा आपके पास मरीज़ खुद फील करता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, मैं गिर रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे किसी चीज़ में दिल नहीं कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। तो ये सब आपके पास क्या है, सब्जेक्टिव, क्योंकि मरीज़ खुद बताता है, मरीज़ खुद बताता है। नर्सिंग डायग्नोस, सेकंड स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, इंटरप्रेट एंड एनालाइज। ये सेकंड स्टेप आपके पास है नर्सिंग प्रोसेस का। नेंडा का आप लोगों ने याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोज एसोसिएशंस, इसमें आपके पास एक्चुअल पोटेंशियल मैंने आप लोगों को बताया वो प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन ये आपने याद रखना कि फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या था, असेसिंग था, असेसमेंट था, सेकंड स्टेप आपके पास क्या है, डायग्नोज है, सही। तो ये आपने भी याद रखना है। नर्सिंग डायग्नोज एंड मेडिकल डायग्नोज में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए या आपको एमसीक्यूज के लिए। नर्सिंग डायग्नोज हम नर्सिंग स्कोप में करते हैं, मेडिकल डायग्नोज हम मेडिकल स्कोप में करते हैं। नर्सिंग डायग्नोज में हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्पॉन्स ऑफ द क्लाइंट्स एंड चेंज इट वे। हमने कहा था स्टार्ट में कि नर्सिंग डायग्नोज आपके पास फ्लेक्सिबल है, वो चेंज होता है टाइम के साथ, और इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं हेल्थ एंड इलनेस दोनों को। अब जो मेडिकल डायग्नोस है उसमें मेडिकल प्रैक्टिस के थ्रू उसमें हम पैथोलॉजी देखते हैं, कोई चेंज आपकी बॉडी के अंदर हो, होमोस्टेसिस चेंज हो या कोई और हो, उसके हिसाब से हम करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब डायबिटिक है तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा, डायबिटिक होगा। फार्मूला आपके पास 3 कंपोनेंट है आपके पास, ये आपने याद रखना है कि नर्सिंग प्रोसेस के कितने कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स है। 1 प्रॉब्लम स्टेटमेंट, 2 एटियोलॉजी, 3 डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 3 चीज़ें आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकते हैं। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास क्या, द क्लाइंट रिस्पॉन्स टू अ प्रॉब्लम, मरीज ने क्या किया, प्रॉब्लम को एक रिस्पॉन्स दिया, उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एटियोलॉजी, व्हाट काज कंट्रीब्यूट टू द क्लाइंट प्रॉब्लम्स, किस चीज़ ने क्लाइंट प्रॉब्लम के साथ कंट्रीब्यूट किया। डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट्स द एविडेंस ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की क्या एविडेंस है, सही है, ये आपने करना है। अब प्रॉब्लम्स क्या है डिटेल से अब हम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है आपके पास, डायग्नोस्टिक लेवल बेस्ड ऑन योर असेसमेंट ऑफ क्लाइंट, आपने असेसमेंट ऑफ क्लाइंट नेंडा हमारे पास एक बुक में, तो उससे हम लेते हैं, लिस्ट है आपके पास, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँगा सून कि नेंडा बुक क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से 11 हेल्थ पैटर्न है। सेकंड इटियोलॉजी, इटियोलॉजी के साथ बीच में हम रिलेटेड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, R/T रिलेटेड टू। डिटरमाइन व्हाट द प्रॉब्लम इज कॉज बाय, प्रॉब्लम जो आपको होता किस चीज़ की वजह से काज हुआ है। थर्ड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें हम एज एविडेंस बाय लिखते हैं, AEB का मतलब क्या है, एज एविडेंस बाय, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, RT एंड AEB एमसीक्यूज में आ सकते हैं। स्पेसिफिक फैक्ट, प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन, अब आपने जो प्रॉब्लम लिखा है इसका फैक्ट क्या है, हकीकत क्या है, क्यों है ये। तो इस तरह हम 3 कंपोनेंट में हम नर्सिंग डायग्नोज बनाते हैं। अब लास्ट स्टेप आपके पास डायग्नोज के बाद आपके पास थर्ड स्टेप क्या है आपके पास, ये मैंने आपको बताया कि स्टेप अपने याद रखने हैं एमसीक्यू में इस तरह से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तो प्लानिंग है। दिस इज व्हेन नर्स ऑर्गेनाइजिंग अ नर्सिंग केयर प्लान बेस्ड ऑन द नर्सिंग डायग्नोज, किस चीज़ पे, नर्सिंग डायग्नोज पे ये बेस करते हैं, किस चीज़ पे, नर्सिंग डायग्नोज पे। जो डायग्नोज आपने बनाया है उसके हिसाब से आप प्लानिंग करते हो। अगर आपने डायग्नोज टेम्परेचर का बनाना है और आप प्लानिंग किसी और चीज़ का करते हो तो गोल मीट होगा, नहीं होगा, इसलिए आपने जो डायग्नोज किया है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। नर्सिंग एंड क्लाइंट फार्मूला, गोल टू हेल्प द क्लाइंट विद द प्रॉब्लम, नर्सिंग और क्लाइंट क्या होता है, फार्मूला बनाता है एक गोल, और उसके में दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एक्सेप्ट आउटकम आर आइडेंटिफाइज, इंटरवेंशन नर्सिंग ऑर्डर आर सेलेक्ट टू एड्स द क्लाइंट रीच टू द गोल्स, जो गोल आप रखते हैं तो उसको फिर हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकली करते हैं। अब ये देखो आपके पास प्लानिंग में हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा प्लानिंग आपके लिए अच्छा है, उस मरीज़ के लिए, उसके एज के हिसाब से, उसके डिजीज़ के हिसाब से, उस प्लानिंग के फ़ायदे क्या है, उस प्लानिंग के नुकसान क्या है, ये हम क्या कहते हैं, रैंक करते हैं, कौन सा है आपके पास है। अब
प्लानिंग में अगर हम गोल लगते हैं और आउटकम हम एक्सपेक्ट करते हैं, गोल्स एंड आउटकम स्टेटमेंट और द क्लाइंट फोकस worded positively, measurable, specific, objective, time limit and realistic। अच्छा, अगर आप गोल रखते हो, उस गोल को आप इस तरह रखिए, आप उसको मेजर कर सकते हो। क्या कहते हो? मेजर कर सकते हो। सही, नंबर वन। नंबर टू, स्पेसिफिक। एक गोल आप रखो स्पेसिफिक, फिर उसको आप ऑब्जर्वेबल हो कि मीन्स आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। टाइम बाउंड मीन्स आप कहोगे कि मेरे शिफ्ट में, मेरी ड्यूटी में ये इतना होगा। रियलिस्टिक, हाँ पहले भी इस तरह हुआ था एक मरीज़ का, कि मीन्स कुछ ना आपके पास प्रूफ हो, ये नहीं कि पहले कभी नहीं हुआ और आप उसको करते हो, तो उसको हम रियलिस्टिक नहीं कह सकते फिर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? गोल। ब्रॉड स्टेटमेंट है। क्या है? ब्रॉड स्टेटमेंट आपके पास है एक्सपेक्ट आउटकम, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर मेजरमेंट ऑफ गोल्स। जो मेजरमेंट ऑफ गोल्स है उसको हम क्या, आउटकट एक्सपेक्टेड आउटकम हम कहते हैं। आगे हम इवॉल्वेट में उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, गोल्स। क्लाइंट विल अचीव थेरापेटिक मैनेजमेंट ऑफ डिजीज प्रोसेस। गोल में क्या रखते हैं कि मरीज़ अपनी नॉर्मल हालत तक आ जाएगा। अब मरीज़ का ब्लड प्रेशर 110 से 120 तक सिस्टोलिक आएगा, 70-80 तो उसका डायस्टोलिक आएगा। मरीज़ का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब आप कहते हो कि मरीज़ पे अगर हम सोडियम बंद करेंगे तो मरीज़ का ब्लड प्रेशर नॉर्मल तक आ जाएगा। मीन्स सोडियम किस चीज़ में बंद करेंगे? ना हम उसको सोडियम वाले फ्लूइड देंगे जिस तरह आपके पास नॉर्मल सलाइन है, ना आप उसको खाने में कोई सोडियम देते हो, रोटी में, सालन में नमक वगैरह नहीं देते हो। गोल आर पेशेंट सेंटर, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेंडेबल, रेलेवेंट्स एंड टाइम बाउंडिंग। ये आपने गोल रखना है तो अपने स्पेसिफिक गोल रखना है, मेजरेबल जो आप उसको मेजर कर सकते हो, अटेंडेबल जो आपके दायरे के अंदर हो आप उसको अटेंड कर सकते हो, रेलेवेंट उस डिजीज़ के हिसाब से हो और आपने पहले किया है, टाइम बाउंडिंग उस टाइम के अंदर आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। प्लानिंग, सेलेक्ट, इंटरव्यूज़। और प्लानिंग में क्या होता है? नर्स यूज़ क्लिनिकल जजमेंट। नर्स अपना क्लिनिकल जजमेंट यूज़ करता है, प्रोफेशनल नॉलेज टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन दैट विल एड द क्लाइंट्स इन रीडिंग देयर गोल्स। वो क्या करता है? अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन करता है कि क्लाइंट उसको क्या करे, रीड कर रहे हैं। इंटरवेंशन शुड बी एग्जामिन फॉर फिजिबिलिटी, वो उसकी फिजिबिलिटी और एक्सेप्टेंस के लिए होगा मरीज़ की। इंटरवेंशन जो है वो रिटन क्लियरली एंड स्पेसिफिक आप लिखोगे। सही, जो इंटरवेंशन आप लिखते हो तो आपने क्लियरली और स्पेसिफिक आपने लिखना है। इंटरवेंशन 3 टाइप्स है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कोलैबोरेटिवली। ये याद रखना है। इंडिपेंडेंट क्या है? नर्स इनिशिएट, नर्स खुद एक एक्शन लेता है, कोई किसी से नहीं पूछता है, न उसको किसी से पूछने की ज़रूरत हो, न सुपरवाइज़र की नीड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट काम करना नर्स ने किया। डिपेंड, हाँ डॉक्टर की आर्डर, सही, मेडिकल डॉक्टर जो होता है उसकी आर्डर को आपने फॉलो करना है, उसको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट। कोलैबोरेटिव नहीं, दोनों मिलकर दोनों अपने सजेशन देते हैं और फिर वो दोनों सजेशन से जो अच्छी बात हो वो लेते हैं और उससे काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कोलैबोरेटिवली। एक बात याद रखना कि नर्स हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट। कुछ चीज़ में वो डिपेंड है, सही है, लेकिन अगर उसके पास नॉलेज, स्किल हो, अगर एक डॉक्टर गलत चीज़ उसको एडवाइस करते तो उसको चाहिए कि उसको मना करके ये आप गलत लिखते हो, मैंने इधर इस तरह पढ़ा है। अगर वो कहते कि नहीं ये इस तरह है तो आप उससे प्रूफ ले लो, अगर आप सेटिस्फाई हो तो फिर आप वो इंजेक्शन, वो चीज़ लगाना है, अदरवाइज आपने नहीं लगाना, क्योंकि यू आर इंडिपेंडेंट। क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, नॉट डिपेंड। अब इम्प्लीमेंटेशन 4 स्टेप आपके पास है। आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डूइंग प्रोसेस, या डूइंग स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। डूइंग प्रैक्टिकल करना, क्या? प्रैक्टिकल करना, ये एमसीक्यूज में आएगा। वेरी गुड। कैरिंग आउट नर्सिंग इंटरवेंशंस ऑर्डर सेलेक्ट ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेप्स, they include monitorings, teachings, further assessing, reviewing NCP, incorporating physical orders and monitors, cost effective of intervention। इसमें क्या होता है? इंटरवेंशन है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है? इस इंटरवेंशन को अपने डूइंग स्टेप हम उसको कहते हैं, और इसको अपने प्रैक्टिकल उसको अपने क्या करना है? जो प्लानिंग में उसने लिखा है उसको अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरवेंशन। फॉर प्लानिंग में लिखिए आप मरीज़ की कोर्स पंजिंग करोगे, क्या करोगे? कोर्स पंजिंग करेंगे। अब जब प्रैक्टिकली आप कोर्स पंजिंग करते हो उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लीमेंटेशंस। अच्छा, डूइंग प्रोसेस मॉनिटर 4 हावरली वाइटल साइन। अगर किसी ने आपको कहा कि एवरी 4 हावरली आपने वाइटल साइन को मॉनिटर करना है। वाइटल साइन मीन्स टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, 5 वाइटल साइन हमारे पास है, आगे यूनिट में आप लोग पढ़ोगे, तो उसको आपने क्या करना है? मॉनिटर करना है। तो आपने क्या करना है? 4 हावरली उसको मॉनिटर करना है। मेंटेन प्रिस्क्राइब डाइट, जो डाइट उसने प्रिस्क्राइब की है उसको आपने मेंटेन करना है।
मरीज़ को आपने बताना है कि आपने कम सोडियम लेना है खुराक में। जब आप कम सोडियम लोगे तो इसमें उसके साथ आपका बीपी कम होगा। जब बीपी कम होगा तो मरीज़ कल्चर फैक्टर इफेक्ट डायट्रिज्म। एक बात याद रखो, कल्चर को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल्चर फैक्टर, आप चतराल के लोगों को आप देख लो, वो के सोडियम ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वहाँ पे आयोडीन की कमी है। क्या है? आयोडीन की कमी है। तो उसमें अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट्स है तो जल्दी उससे, क्योंकि वो चाय में भी नमक लेते हैं, तो वो मसले आ सकते हैं। तो कल्चर ही आपने उसको देखना है कि कल्चर इफेक्ट देखना है साथ में। अब इवॉल्वेशन लास्ट स्टेप आपके पास है, जैसे बात की क्राइटेरिया मीट। जो क्राइटेरिया आपने बनाया वो आपने क्या किया? मीट किया। प्रॉब्लम रिजॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। आउटकम क्राइटेरिया नॉट फाइनली मीट्स। क्राइटेरिया फाइनली मीट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ। तो ये आपके पास क्या था? पूरा एनसीपी था। तो फिर आपने क्या करना है? एक बात याद रखना, अगर आपके पास क्राइटेरिया पूरा है तो इट्स मीन्स ठीक है, आपने गोल अचीव किया, वेल एंड गुड। गोल आपने अबाउ 50% अचीव किया तो इट्स मीन्स आप कंटिन्यू करो उस प्रोसेस को, आप दोबारा कंटिन्यू करो। अगर गोल आपने बिल्कुल अचीव नहीं किया तो आप अपना पूरा असेसमेंट से लेकर इवॉल्वेशन तक उस पूरे प्रोसेस को आपने क्या करना है? चेंज करना है फिर, क्योंकि वो आपका क्राइटेरिया पूरा नहीं हो सकता है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। स्पेशलाइज्ड एजेंसी आपके पास यूनाइटेड नेशंस की, यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस की, कंसर्न विद इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के साथ है। इस्टेब्लिश ऑन 7 अप्रैल 1948। एमसीक्यू में आ सकता है। हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, ये भी एमसीक्यू में आपको आ सकता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप्स। अब लेवल ऑफ प्रिवेंशंस हैं। प्राइमरी लेवल आपके पास है, सेकेंडरी लेवल आपके पास है, टर्शरी। प्राइमरी लेवल आपके पास क्या है कि जो आपके जनरल हेल्थ को हम क्या करते हैं? प्रोमोट करते हैं लोगों की। उसमें हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, जो डिजीज़ के रिस्क हो उसको हम कम करते हैं। जिस तरह हमारे पास कोविड-19 आया था, हमने लोगों को वैक्सीन दिया, उसकी वजह से उसका रिस्क क्या हुआ? कम हुआ। उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। कि लोगों को जनरलाइज रिस्क आपने क्या करना है? कम करना है वैक्सीन के थ्रू। उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशंस। सेकेंडरी प्रिवेंशंस क्या है आपके पास? स्क्रीनिंग सर्वे। आपने एक जगह पे स्क्रीनिंग की, सब लोगों की ब्लड प्रेशर चेक की, वो सबका ज़्यादा था, तो फिर उसको आप प्रिवेंट करते हो फर्दर डिजीज़ की वजह से। अब ब्लड प्रेशर तो उनको है लेकिन उसके साइन सिम्टम डेवलप नहीं हुए हैं और आप उसको क्या करते हो? प्रिवेंट करते हो। उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रिवेंशंस। टर्शियरी प्रिवेंशंस, अब मरीज़ क्या है? इल है, क्या है? बीमार है, बीमारी के बाद उसको हम क्या कहते हैं? टर्शियरी प्रिवेंशंस। इसमें एग्जांपल क्या है? क्लाइंट कोलास्टोमी टू बी सपोर्ट ग्रुप्स। कोलास्टोमी उसको हुए, कोलोन को बाहर निकाला है, उसको कोलास्टोमी बैग लगा हुआ है, उसको आपने सपोर्ट करना है और वो कोलास्टोमी बैग वापस अपनी जगह पे आपने रिमूव करना है। कोलोन को वापस इंटेस्टाइन के साथ जोड़ना है, फिर वो वापस खुद स्टूल पास कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्शियरी। या डायबिटिक है, उसके प्रिवेंटिव कॉम्प्लिकेशंस आपने क्या करना है? बचाना है। डायबिटिक हुआ है मरीज़ को, अब उसकी कॉम्प्लिकेशंस डायबिटिक फूड है, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, इसको आपने क्या करना है? बचाना है। अच्छा, ये आपके पास स्टेज है, प्री कंसेप्शनल स्टेज है आपके पास, कंटेम्पलेशन स्टेज है आपके पास, प्री पार्टेशन स्टेज है आपके पास, एक्शन स्टेज है आपके पास, मेंटेनिंग स्टेज है आपके पास, टर्मिनेशन स्टेज है आपके पास। ये डिफरेंट स्टेज है, इसको आप लोग पढ़ो और होपफुली इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल से पढ़ लेंगे। लेकिन इस स्टेप्स को आपने क्या करना है? रोकना है, स्टॉप करो, उसको पढ़ो, इसके इंग्लिश के क्या लिखा है इसमें, और उसको आप समझने की कोशिश करें। और अगर आपने बुक से पढ़ना है तो आप क्विज़र की बुक ले सकते हो, पोर्टर की बुक ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सी यू इन नेक्स्ट टाइम फॉर मोर वीडियो इन डिटेल। थैंक यू। कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लो, होपफुली कोशिश कर लेंगे जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।